हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो ये अधिकारी बनने की दिशा में आपका प्रयास जारी होगा और श्योर है बनेंगे ही आप अधिकारी। इसी कड़ी में आपको अधिकारी बनाने की कड़ी में आपकी तैयारी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेकर हम हाजिर हैं। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में हम भूगोल पढ़ रहे हैं और इस भूगोल की क्लास की बात करें तो पिछली कक्षाओं में हमने जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ा है, यानी क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ा है। इसके पहले की बात करें, हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी के बारे में। देखिए, एक बात मैं बार बार कहता हूं, हम कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। अगर पूरे यूनिवर्स को देखें, पूरे ब्रह्मांड को देखें, तो इस ब्रह्मांड में हजारों लाखों गैलेक्सियां हैं और इस हजारों लाखों गैलेक्सी में हमारी अपनी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है क्या? आकाशगंगा, यानी इसका नाम है मिल्की वे। ठीक है। और इसी मिल्की वे में बहुत सारे सौर मंडल हैं, जिसमें हमारा सौर मंडल है जिसका नाम है क्या? सौर परिवार कहते हैं। इसका मुखिया है सन। और इसी सन के चारों तरफ हमारी अपनी पृथ्वी चक्कर लगा रही होती। ठीक है, किसके? सूर्य के चारों तरफ। और इसी अर्थ पर हम कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? बताने के पीछे का कारण यही है, लॉजिक यही है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन में जियोग्राफी। क्या पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी से संबंधित जो भी स्टडी करना है, जो भी अध्ययन करना है, ये हमें सीखना है, हमें जानना है। जानने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे के कारण को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है, हम अर्थ पे रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी के बारे में हमें अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। उसके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, परीक्षा के लिहाज से, यानी इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। आप अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, ठीक है, पढ़ रहे होंगे। आपके पढ़ने के पीछे का कोई कारण जरूर होगा। कारण जरूर होने का मतलब कोई ऐसा फैक्टर जरूर होगा जो आपको मोटिवेट करता होगा पढ़ने के लिए। वो आपका व्यक्तिगत इशू हो सकता है, आपके फैमिली का इशू हो सकता है, किसी की बात आपको लगी हो ऐसा हो सकता है, या आपका देश के साथ कुछ करने के लिए जज्बा हो, कुछ पॉजिटिव करने के जज्बा हो। ये सब इसमें से कोई भी एक कारण आपके लिए हावी हो सकता है जो आपको मोटिवेट कर रहा होगा इन चीज़ों को पढ़ने। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमें एक टॉपिक क्यों पढ़ना है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पर मिला आपकी पृथ्वी, यहाँ पर जो आपका अर्थ मिला। अब हम अर्थ की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे? समझिएगा। पृथ्वी की हम बात करें, देखिए सारा अध्ययन पृथ्वी का ही होना है। और पृथ्वी का जो अध्ययन हम कर रहे हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये पृथ्वी के बारे में संपूर्ण अध्ययन में समझना है। संपूर्ण अध्ययन में आपने पीछे पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में। अगर हम पृथ्वी को देखें, ये जो है इसके चार विशिष्ट मंडल होते हैं। अगले स्लाइड में हमने लिखा है, चार विशिष्ट मंडल होते हैं। पहले मंडल का नाम है स्थल मंडल, दूसरे का नाम है वायुमंडल, तीसरा है जल मंडल और अगला है जैवमंडल। धीरे धीरे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशन बना के रखे रहिएगा। आपने पिछली कक्षाओं में बड़ा ही प्यार दिया है। आप लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है। रिस्पांस का मतलब आपने मेहनत से पढ़ा। जो उसका आपने एमसीक्यू करवाया, आपने उसमें खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया। और मजे की बात यह है कि आपके क्वेश्चन जो जवाब में आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, आप बेहतर कर रहे थे। इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन ये मिला कि हम अगली क्लास को और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और भी बेहतर का मतलब आपकी परीक्षा के लिहाज से भी और आपकी जानकारी बढ़ाने के लिहाज से भी। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कहा पृथ्वी के चार विशिष्ट मंडल है। चार विशिष्ट मंडल की बात करा हमने। यहाँ पे देखें, ये आपकी अर्थ है। अब अर्थ के बारे में अगर हम बात करें, देखिए हम रहते कहाँ पर हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ही हमारा है आवास। हमारा आवास, या कह सकते हैं हमारा घर कहाँ पर है? पृथ्वी पर। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, हम कहाँ तक आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। पृथ्वी पर हमारा आवास है, हमारा घर है। अब पृथ्वी पर हमारा आवास है तो हमें
किसी चीज की आवश्यकता होती है, किसी चीज की जरूरत होती है तो हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। जैसे अगर हम भोजन की बात करें, भोजन कहाँ से मिलेगा? पृथ्वी से। पृथ्वी से का मतलब हम वनस्पतियों को खाते हैं, अनाज को खाते हैं, वो भी एक वनस्पति है। अनाज कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। अब अनाज की बात करें यानी भोजन की बात करें वो पृथ्वी से मिलता है। पौधों की बात करें या जो मांसाहारी है, जो जीवों को खाते हैं, वो भी कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी से। चलिए हम वनस्पति को ले लेते हैं। क्या? वनस्पति को। और जो वनस्पति को हम ले रहे हैं, ये वनस्पति कहाँ से पैदा हो रही है? ये भी पैदा होती है कहाँ से? पृथ्वी से। अब मन में सवाल आता है कि हम धरातल पर रह रहे हैं, सतह पर रह रहे हैं, ये सतह हमारे लिए कितनी जरूरी है? जरूरी का मतलब ये जो सतह है, आप अगर देखेंगे, विभिन्न जगहों पर जाएंगे, विभिन्न जगहों पर वनस्पतियों के अलग अलग रूप मिलते हैं। विभिन्न जगहों पर जाएंगे, वनस्पतियों के अलग अलग प्रकार मिलेंगे, मनुष्यों के अलग अलग तरीके, रहन सहन, खान पान इत्यादि मिलेगा। ये कैसे प्रभावित होता है, इसके पीछे का फैक्टर क्या है और क्यों प्रभावित होता है, इन सब चीजों के बारे में हमें सीखना होता है भूगोल। देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं जियोमार्फोलॉजी के बारे में, यानी भू आकृति विज्ञान के बारे में। अब ये पढ़ने वाले क्यों हैं, इसके पीछे के कारण को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए चूंकि हम यहाँ पे सरफेस पर रह रहे हैं, इसके सतह पर रह रहे हैं, सतह पर रह रहे हैं, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कई बार कि कई जगह पर एक प्रकार की जैसे अनाज उत्पन्न हो रहा है, दूसरी जगह पर जाएंगे दूसरे प्रकार का अनाज उत्पन्न हो रहा है। इसके पीछे के कारणों के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है सबसे पहले, वह वहाँ की मिट्टी के बारे में हो जाता है। किसके बारे में? मिट्टी के बारे में। अब मिट्टी के बारे में महत्वपूर्ण, मिट्टी जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है, आप समझिएगा, अगर वहाँ की मृदा के बारे में अध्ययन करना होगा तो क्या करना होगा? धरातल का यानी उसके सतह का हम अध्ययन करेंगे। सतह का अध्ययन करेंगे तो मन में हमारे सवाल आएगा, सतह के नीचे क्या है, यानी पृथ्वी के सतह के नीचे क्या है, यह किन मटेरियल से बना है, इनमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं, ये सब सवाल हमारे मन में आता है। पृथ्वी के अंदर जल कहाँ से आता है, वर्षा किसी किसी एरिया में ज्यादा होती है तो क्यों होती है, कहीं पर तापमान ज्यादा है, कहीं पर तापमान कम है, कहीं पर आर्द्रता ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ठंडी का मौसम है, कहीं पर गर्मी का मौसम है। इन सब फैक्टरों के बारे में, इन सब कारणों के बारे में हम पढ़ते हैं इस विषय। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था पृथ्वी के मुख्य रूप से 4 विशिष्ट मंडल। अब हम उस बात पर आते हैं, पीछे की कहानी जो हम बताए हैं उसको इन्हीं से जोड़ने के लिए हमने बताया। आप समझिएगा, ये जो 4 विशिष्ट मंडल हैं, उसमें से पहला मंडल है स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब हम जिस सरफेस पर, जिस सतह पर रह रहे हैं, उसका अध्ययन ही क्या है? स्थल मंडल यानी जियोमार्फोलॉजी। देखिए स्थल मंडल में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करने से पहले थोड़ी देर और पीछे चलते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था वायुमंडल के बारे में, पढ़ा था वायुमंडल के बारे में। अब देखिए, जो भी मनुष्य है, जो भी इंसान है, उसी से सारी चीजें जुड़ी। सतह पर हम रहते हैं, सतह से चारों तरफ, है ना, सतह के चारों तरफ एक वायु का आवरण होता है। वो वायु का जो आवरण होता है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब जो ये वायु का आवरण होता है, ये है क्या? वायु की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? वायु की। अगर हम वायु की बात करें यानी एयर की बात करें, एयर होता क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी विभिन्न गैसों का समूह होता है। और यही विभिन्न गैसों का जो समूह होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधा होता है, इसी को कहते हैं वायुमंडल। इस चीजों के बारे में आपने सीखा। दूसरी बात आती है जलमंडल की। पृथ्वी की सतह पर ही कहीं न कहीं मिलता है जलमंडल। कहीं पर तालाब मिल रहा है, कहीं पर नदियां मिल रही हैं, कहीं पर सागर महासागर मिल रहे हैं। इसी एरिया को क्या कहते हैं? जलमंडल। और इसके बाद नंबर आता है किसका? जीवमंडल का। किसका? जीवमंडल का। आप समझिएगा, ये जीवमंडल का जो चौथा विशिष्ट मंडल जीवमंडल, ये जीवमंडल क्या तब रह पाएगा जब जल का अभाव? नहीं। वायु का अभाव? बिल्कुल नहीं। स्थल का अभाव? बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब अंत में हमें पढ़ना होता है जैवमंडल के बारे में। और ये जैवमंडल के बारे में पढ़ने से पहले हमें सारी चीजें समझनी होंगी कि वायुमंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है और जलमंडल क्या है। और ये जो वायु, स्थल और जलमंडल है, ये पूरी तरह से प्रभावित करते हैं किसको? जैवमंडल के। तो सारी कहानी हमारी इसी के इर्द गिर्द घूमती है।
अब देखिए, हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम स्थल मंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक परिचय कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। हमें पढ़ना है किसके बारे में? स्थल मंडल के बारे में। यानी स्थल मंडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, स्थल मंडल को पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत, है ना? भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है जियो मार्फोलॉजी, यानी भू आकृति विज्ञान। बात समझ गए? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कहेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत उपयुक्त चारों का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी किसका? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल का क्रमबद्ध अध्ययन तथा इनके बीच जो पारस्परिक संबंध है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत। कहने का मतलब, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का अध्ययन करते हैं, और इन चारों मंडलों का आपसी पारस्परिक संबंध क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले पार्ट के बारे में कैसे अध्ययन करना है, इसे 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हमने कहा क्या? वो आकृति विज्ञान, यानी जियोमार्फोलॉजी। जब जियोमार्फोलॉजी की बात हो रही है, जियोमार्फोलॉजी की बात हो रही है, यहाँ पे इसके नाम से ही समझिएगा, भू आकृति विज्ञान। भू का मतलब भूमि है, यानी स्थल जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसके आकृति के विज्ञान के बारे में पढ़ना है। आकृति के विज्ञान से आशय सिर्फ उसके शेप से नहीं है, बल्कि पृथ्वी किस मटेरियल से बनी है, इसके अंदर क्या है, ताप, दाब, श्यानता इत्यादि में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, मृदा के प्रकारों के बारे में बात करें, नदी पहाड़ों के बारे में बात करें, इत्यादि सब चीजों के बारे में अध्ययन करना होता है जियोमार्फोलॉजी के अंतर्गत। दूसरा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। आपने इस चीज को पढ़ रखा है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पढ़ी है क्लाइमेटोलॉजी का, लगभग 19 या 20 वीडियो होगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है समुद्र विज्ञान का। समुद्र विज्ञान की हम बात करें, स्थल पर ही समुद्र मिलता है, और इन समुद्र की क्या विशेषता है। देखिए, मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, वो अपने लाभ के लिए ये काम करता है, प्रकृति से छेड़छाड़ भी करता है और प्रकृति को डिस्टर्ब भी कर रहा है। हम बात करें समुद्र विज्ञान की, तो समुद्र विज्ञान पढ़ने का भी उद्देश्य यही होता है कि समुद्र विज्ञान से हमें क्या चीजें मिल रही है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, वहां पे किन किन तत्वों का पाया जाना संभव होता है, आगे वहां पे संसाधन क्या मिल रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, या विशेष जो घटनाएं घटित होती हैं, वह समुद्र विज्ञान कैसे प्रभावित करता है, यानी ओशन कैसे उसको प्रभावित करते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। लास्ट में आता है जैवमंडल। जैवमंडल की अगर हम बात करें, तो ये अब तक जो आप तीनों पढ़े हैं, ये तीनों का जो सम्मिलित प्रभाव के बारे में अध्ययन करना है, उसी को करना है जैवमंडल में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का, भू आकृति विज्ञान का। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी की हम बात करें, तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान को, जो भू आकृति विज्ञान में 3 श्रेणी के उच्चावच के बारे में हम अध्ययन करते हैं। 3 श्रेणी के उच्चावच के बारे में अध्ययन करते हैं। आप समझिएगा कैसे। मुख्य रूप से स्थल रूपों का अध्ययन होता है, मुख्य रूप से स्थल रूपों का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत 3 श्रेणी के उच्चावच आते हैं। आप समझिएगा, पृथ्वी के अपने ओरिजिन से, पृथ्वी है, इसकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति हुई होगी। जब इसकी उत्पत्ति हुई थी, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, किसके? भूगर्भिक इतिहास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम अगली कुछ कक्षाओं के बाद हम भू आकृति विज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे, यानी भूगर्भिक समय सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये पता लगेगा पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद यहाँ पे जीवधारी का कब आना शुरू हुआ, पहले कौन से जीवधारी आए, पहले से खाने पीने की व्यवस्था क्या हुई, जल कब मिला, ठीक है, पौधे कब उगना शुरू हुए, कौन सी प्रजातियां कब आई, जैसे डायनासोर वगैरह के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जब पृथ्वी की ओरिजिन हुई रही होगी, यहाँ पर क्या मिला होगा, जाहिर सी बात है, पहले यहाँ पे महाद्वीप ही मिले होंगे। क्या होगा? लैंड फॉर्म ही रहा होगा। ठीक है, लैंड फॉर्म के कुछ समय बाद वाटर की स्थिति आ सकती है, वाटर की आ रही होगी। क्या? वाटर यानी जल। अब यहाँ पर हमने बात किया कि इसे 3 श्रेणी के उच्चावचों के रूप में हम पढ़ते हैं। तो 3 श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा हम करें।
तो जैसे ओरिजिन के बाद यहाँ पे लैंड मिला होगा, कुछ समय बाद जो टेथिस सागर, पेंजिया, पैंथालासा, ये सब सारी चीजें हैं, आगे इनकी कहानियां होंगी कि कैसे पृथ्वी पहले ऐसे एक गोलाकार थी, ये फटी आगे गई, क्या गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पर जनरल आइडिया ये लगाना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, कौन सा द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है, कौन सा तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। इसे आपको पहचानना होता है। पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं ये कैसे आप पहचानें। देखिए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंदर केवल लैंड और वाटर यानी महाद्वीप एवं महासागरों को रखते हैं। किसको? महाद्वीप एवं महासागरों को रखते हैं सबसे पहले, क्योंकि महाद्वीप एवं महासागर ही मिले होंगे। ठीक है, इसीलिए हम पहले श्रेणी की उच्चावच की बात करें, प्रथम श्रेणी की उच्चावच की बात करें, यहाँ पर रखते हैं महाद्वीप को और महासागरी देश। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं? देखिए, महाद्वीप या महासागरों को अगर हम देखें तो महाद्वीपों पर हमें कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है। पर्वत दिखता है, नदियां दिखती हैं, पठार दिखते हैं ना। इसके अलावा मैदान, झील या विभिन्न प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं। और जैसे महाद्वीप पे ये विभिन्न प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं, ऐसे ही अगर हम महासागरों को भी देखें, महासागरों का भी डीप स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जाए, जैसे अभी हमने बात किया था समुद्र विज्ञान की, तो अगर वहां पे अध्ययन करेंगे तो वहां पे भी ये चीजें मिलती है। कौन सी चीजें? वहां पे भी आपको पर्वत मिल जाएगा, पठार मिल जाता है। पठार का मतलब आप समझ ही रहे हैं, वो एक विशिष्ट प्रकार की आकृति होती, यानी सब पर्वत जैसा ही होता है, वो सपाट होता है। ये सब जो टर्म है, इन टर्मिनोलॉजी में बड़ा डिफरेंस होता है। धीरे धीरे आपको सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी के खत्म होते हुए। वहां पे समुद्री पहाड़ भी मिलेगा, समुद्री मैदान भी मिलेगा, कहने का मतलब प्लेन, डीप सी प्लेन मिलेगा। ऐसी जो स्थलाकृतियां होती हैं, इसी को हम रखते हैं सेकंड यानी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के बारे में। इसी को क्या कहते हैं? ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। बात समझ गए? उच्चावच की बात कर रहे हैं, आप सीधे सीधे समझिएगा कॉमन सेंस से। व्यवहारिक रूप में उच्चावच का मतलब जो ऊंचे नीचे भूभाग है, उसी को हम कहते हैं क्या? उच्चावच। ऊंचे नीचे भूभाग, पर्वत उठा है, कहीं पर झील की बात करें वो नीचे होगा, सागर की बात करें नीचे होगा। ठीक है, यही उच्चावच कहते हैं। आगे बात करें, इसके बाद नंबर आता है, देखिए पहले में आपको मिला महाद्वीप एवं महासागर। दूसरी श्रेणी की बात किया हमने, तो दूसरी श्रेणी में आपको मिला पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान, झील इत्यादि जो भी स्थल रूप मिलेंगे, उसे हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी का उच्चावच। कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है ये, जैसे ये निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है, आपको पहचानना पड़ेगा। प्रथम श्रेणी तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन द्वितीय एवं तृतीय में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं तृतीय श्रेणी का। तृतीय श्रेणी की बात करने से पहले आप समझिएगा, जो धरातल है, सतह है, इस पे विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे पवन का वेग चल रहा होगा, वर्षा होती है, जो सागर है उसकी जलधाराएं चलती रहती हैं। कभी गर्मी ज्यादा है यानी तापमान ज्यादा है, कभी तापमान कम है। कहने का मतलब विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक कारक होते रहते हैं, और इन विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक कारणों की वजह से जो ये स्थल रूप होते हैं, इनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब क्या है? जैसे पर्वत पर्वत जो है वो धीरे धीरे घिसेगा ही, है ना, वहां पे अपर्दन होगा, अपक्षय होगा। कोई ऐसा भी स्थान हो सकता है जहां पर निक्षेपण होगा, जैसे कहीं पर बालू का ढेर है, हवा चलेगा तो उड़ा के ले जाएगा, कहीं डिपोजिट करेगा, कहीं निक्षेपित करेगा। कहने का मतलब जब भौतिक एवं रासायनिक कारकों के प्रभाव से ये द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच है, जैसे पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान, झील इत्यादि में जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन होने के बाद जो स्थल रूप बनता है, उसी को कहते हैं तृतीय श्रेणी का उच्चावच। समझिएगा, तृतीय श्रेणी का उच्चावच क्या कहेंगे? अपक्षय एवं अपर्दन तथा निक्षेपण द्वारा जो विकसित स्थल रूप है, उसे कहते हैं तृतीय श्रेणी का उच्चावच। आप उदाहरण से समझिएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। दर्रा का नाम सुना है ना? देखिए, दर्रा दो प्रकार का होता है, एक कॉल होता है और एक होता है पास। देखिए, विभिन्न शब्दों का हम इंग्लिश वर्जन भी प्रयोग करते हैं, उसके पीछे का कारण ये, जैसे
दर्रा तो दोनों को कहते हैं, कॉल को भी दर्रा कहते हैं और पास को भी दर्रा कहते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है आप समझिए यहाँ से। ये जो पास है ना, ये वायु के अपर्दन से बनता है। अब जब वायु के अपर्दन से बनने वाले स्थल रूप हम पास की बात करेंगे, दर्रा की बात करेंगे, वो क्या होगा? तृतीय श्रेणी का उच्चावच। किसका होगा? तृतीय श्रेणी का उच्चावच। ऐसे कॉल भी है, ये बनता है हिमानी के अपर्दन से। किसके? हिमानी के अपर्दन के फलस्वरूप। ऐसे विभिन्न प्रकार के स्थल रूप आपको मिल जाएंगे, जैसे बालू का स्तूप हुआ, जो कि पवन द्वारा मिलता है। ठीक है। भेड़पीट शिला है, सीप है, बरखान है, ऐसे तमाम स्थल रूपों के बारे में आप पढ़ेंगे। ये जो स्थल रूप हैं, यही क्या कहलाते हैं? तृतीय श्रेणी के उच्चावच। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है प्रश्न ये कि हम इन सब चीजों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ने के पीछे का उद्देश्य यही है कि हमें पढ़ना है स्थल के बारे में। तो स्थल में जितने होने वाले परिवर्तन हम उनके बारे में सीखेंगे, परिवर्तन होने के कारणों के बारे में सीखेंगे, और उन परिवर्तन होने के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी, जो स्थितियां बनेंगी, उससे अपने जो हानि लाभ है उसके बारे में सीखेंगे। देखिए, आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने क्लास के बारे में। ये जो हमारा क्लास है, कई लोगों का कमेंट आया, ये आपने थंबनेल में आर ए आर ओ दिया है, क्या सिर्फ यही लोग पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो क्लास का डिजाइन किया गया है, ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। हम सिविल सेवा परीक्षाओं की बात करें, पीएससी की बात कर लेते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं का उत्तर पीएससी हो यानी पीसीएस का एग्जाम हो, उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आरओ की बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो एग्जाम चाहे सीजीएल हो, एसएससी का, एमटीएस हो, कोई भी, मतलब एसएससी का एग्जाम, अधीनस्थ का एग्जाम जैसे अभी पेट होने वाला, सबके लिए बेहद उपयोगी। एक डिफरेंस आपको समझना होगा, ऐसे लोग जैसे जो वनडे का एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो डीप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो एमसीक्यू से भी जुड़ जाएंगे, तभी उनको प्रॉपर बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो हम करवाते हैं, करवाने के पीछे जो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को हम डिटेल उसमें एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। आप कंसंट्रेशन के साथ जुड़े रहेंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। जिसको डीप स्टडी करना है, डीप स्टडी के लिए भी मैटर उपलब्ध है, और जिनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है उनके लिए भी उपलब्ध है मैटर। तो आप जुड़े रहिए क्लासेस के साथ। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज। छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में था? जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। और कल से हम शुरुआत करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की प्रॉपर क्लास की। तो आप यहाँ से आप केवल आज यही सीखें, भूआकृति विज्ञान होता क्या है। भूआकृति विज्ञान में हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के स्थल रूपों को। 3 प्रकार के जो स्थल रूप हैं, इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उच्चावच के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी में आता है महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी की बात करें, जितने भी पर्वत, पठार, नदी, झील आपको नजर आती है, द्वितीय श्रेणी की उच्चावच है। और इसके बाद अगर हम तृतीय की बात करें, तो तृतीय में ये जो द्वितीय श्रेणी की उच्चावच है, इनका अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जो स्थल रूप बनता है, उसी को हम कहते हैं तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और नोट्स वगैरह बनाते रहिए। ठीक है, गुड बाय।